Good morning, everyone. Now, my name is Ashish Goyal, and I'll be taking up the subject of income tax. That is the subject which we'll be discussing in our batch. Uh, Before I begin, let me congratulate all of you for your grand success in the CA Foundation, and let us hope that this success continues in the CA Inter and CA Final. So, best wishes to all of you. Now, अपनी बैच बहुत स्पेशल डे पर चालू हो रही है, तो वो जो प्यार है इनकम टैक्स से अपने को, मतलब मे बी सी ए इंटर इनकम टैक्स, इट मे हैपन दैट वे. नाउ our subject is a part of the group 1 of the income of the CA Inter. You must be aware of the two groups in the CA Inter, and subject के नाम दोनों ग्रुप्स में कुछ कुछ पता है क्या? कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट्स है. अकाउंट्स, अकाउंट्स तो होता ही है, अकाउंट्स है. पेपर 1 अकाउंट्स, कॉस्टिंग, company and other law, and tax. The fourth paper is the subject of taxation. अभी taxation में भी दो पार्ट है. एक है 60 मार्क्स का पार्ट ए विच इज इनकम टैक्स, जिसको हम टेक्निकली डायरेक्ट टैक्स भी कह सकते हैं. एंड वी हैव पार्ट बी विच इज इनडायरेक्ट टैक्स, टेक्निकली जिसमें एक सब्जेक्ट आएगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, which is indirect tax. So I will be teaching you this subject, the subject of income tax, 60 marks. बाकी GST आपको निखिल सर पढ़ाएंगे. You must be aware of निखिल सर. अभी आपकी कोई बैच आज, is this the first batch? Okay, this is the first batch. So अभी जो बाकी सब्जेक्ट्स और आने वाले हैं, जैसे कॉस्टिंग वाले जो सर हैं, जो भी सर कॉस्टिंग पढ़ाएंगे, वही सर आपको इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी पढ़ाने वाले हैं. एंड लाइकवाइज, सो माय सब्जेक्ट विल बी फोकस्ड ऑन द सब्जेक्ट ऑन द टॉपिक ऑफ इनकम टैक्स. नाउ देखिए, अभी ऐसा है कि सीए फाउंडेशन में आपने कुछ लॉ पढ़े. उससे पहले जब हम स्कूल में थे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से थे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मैथ्स बैकग्राउंड से 12th किया था. मैथ्स मतलब कॉमर्स विथ मैथ्स एक अलग चीज है, सिर्फ मैथ्स. हाउ मेनी ऑफ यू, एटलीस्ट ऑफलाइन, हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर जो सिर्फ मैथ्स बैकग्राउंड से थे? 2-3 लोग थे. ओके, 3-4 लोग थे. एंड ऑनलाइन हाउ मेनी ऑफ यू वर देयर जो मैथ्स बैकग्राउंड से थे? टिपिकली मैथ्स बैकग्राउंड था, कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था उनका. ओके, so there was only one student and who was from the maths background. तो बहुत अच्छी बात है, दोनों में कोई हर्ज नहीं है. अब अपने को ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, पर मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि जब हम स्कूल में थे, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स, वो लोग उस समय लॉ नहीं पढ़ते थे. उनका मतलब अपने स्कूल में सब्जेक्ट्स होते थे, इकोनॉमिक्स होता था, कॉमर्स का एक सब्जेक्ट होता था, बिजनेस स्टडीज या वॉट एवर. देन वी हैव अकाउंटेंसी, डेफिनेटली वो पढ़ते थे. तो एज सच लॉ का सब्जेक्ट नहीं होता था. लॉ का सब्जेक्ट सिर्फ इंटरेक्शन आपका पहली बार हुआ सीए फाउंडेशन में. तब अपन ने कुछ लॉ पढ़े. कौन कौन से लॉ पढ़े? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक पढ़ा. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. आधा पढ़ लिया, आधा अभी पढ़ना बचा है, जो सीए इंटर में पढ़ाया जाएगा. एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932. एंड पार्टनरशिप एक्ट अगेन 1932, सही है ना? एंड एलएलपी एक्ट, एलएलपी एक्ट है कोर्स में, सीए फाउंडेशन में था एलएलपी एक्ट 2008. एंड कंपनीज एक्ट भी पढ़ लिया. कंपनी का जनरल अंडरस्टैंडिंग लिया होगा, कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा होगा. कंपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट. एज सच कंपनीज एक्ट के सेक्शन वगैरह थोड़ी पढ़े होंगे,
सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ऐसा ऐसा कुछ पढ़ा क्या? मेरे ख्याल से नहीं पढ़ा होगा। तो कंपनीज एक्ट जो है वो आप डेफिनेटली पढ़ने वाले हो सीए इंटर में और सीए फाइनल में। देखिए हम कुछ ना कुछ सब्जेक्ट लॉ के पढ़े। अब लॉ जो चीज होती है वो टिपिकली लॉयर्स का डोमेन होता है, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का डोमेन लॉ नहीं होता है। लॉ तो डोमेन होता है ऑफ दी लॉयर्स, वही लोग लॉ पढ़ते हैं, वकालत करते हैं। लाइक मी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज अ लॉयर, सो माई डोमेन इज लॉ। लॉ हम पढ़ते हैं, लॉ के बेसिस पे केसेस होते हैं और लड़े जाते हैं कोर्ट। तो लॉ जो होता है टिपिकली लॉयर्स का डोमेन होता है, पर हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है ये चीज? चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाया जा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको क्यों पढ़ाया गया? सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्यों पढ़ाया गया? दैट इज वन क्वेश्चन वन शुड वंडर। ठीक है, पढ़ लिया, सिलेबस में था, हो गया, अच्छा लगा, जैसा भी लगा, मतलब पढ़ लिया, पास हो गए, खत्म हो गई बात। तो अब लॉ क्यों पढ़ रहे हैं हम? तो उसका रीजन अपन ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जैसे अब इनकम टैक्स अपन पढ़ेंगे, तो इनकम टैक्स में हम लोग इनकम टैक्स का इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, इनकम टैक्स का लॉ पढ़ेंगे। अपना सब्जेक्ट का नाम है इनकम टैक्स लॉ। इट्स नॉट इनकम टैक्स, द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज इनकम टैक्स लॉ, इनडायरेक्ट टैक्स लॉ। तो हम लोग बेसिकली उसका लॉ पढ़ने वाले हैं फॉर दिस। इसी तरह से कंपनी लॉ एंड अदर लॉज, तो यू विल बी स्टडिंग अ लॉट ऑफ लॉज इन दी सीए इंटर। तो लॉ क्यों पढ़ा जा रहा है आपको? सीए फाइनल में भी बहुत सारा लॉ आपको पढ़ना है। सो द रेलेवेंट क्वेश्चन विल कम आउट इज कि लॉ हम सीए स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाया जा रहा है। उसका आंसर हम सबसे पहले देखते हैं कि देखिए, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा जो एक्सपर्टाइज होता है वो होता है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी, इन द फील्ड ऑफ टैक्सेशन, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, कॉमर्स रिलेटेड अपना एक्सपर्टाइज होता है। तो अपने को जो लॉ पढ़ाए जा रहे हैं सीए कोर्स में, वो बेसिकली कॉमर्स रिलेटेड लॉ पढ़ाए जा रहे हैं, बिजनेस लॉस पढ़ाए जा रहे हैं, कंपनी से संबंधित लॉ, पार्टनरशिप से संबंधित लॉ, ताकि हमको एज अ सीए कभी कोई कंपनी बनानी हो तो हम वो बना सके, हमको लॉयर की जरूरत नहीं हो, हम खुद वो बना सके। इनकम टैक्स लॉ, तो अपने क्लाइंट को या एज अ सीए हम कभी किसी को एडवाइस दे तो उसमें इनकम टैक्स कैसे होगा, क्या होगा, उसका एक्सपर्टाइज हमारे पास होना चाहिए। तो एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमें कुछ लॉस पता होने चाहिए, वो लॉ हमको पढ़ाए जा रहे हैं। और वो लॉ बेसिकली दे आर रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू कॉमर्स। हमको कोई क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थोड़ी पढ़ाया जा रहा है कि किसी ने मर्डर कर दिया तो फिर उसका कोर्ट में केस कैसे चलेगा, या इंडियन पेनल कोड दफा 302, वो सब थोड़ी पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो हमसे संबंधित नहीं है। हमसे संबंधित जो लॉ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से संबंधित लॉ है, वो हमको पढ़ाया जा रहा है। अब ठीक है, लॉ पढ़ा रहे हैं, कोर्स में है तो पढ़ भी लेंगे सर, उसमें भी कोई बात नहीं है। बट बिफोर यू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ लॉ, you should have an awareness on the basic principles जिससे लॉ बनता है, क्यों लॉ होता है, किन सब्जेक्ट्स पर लॉ होता है, ये सब चीजें अपने को पता होनी चाहिए बिफोर वी डायरेक्टली गो इनटू द सब्जेक्ट ऑफ लॉ। ठीक है, अदरवाइज हम डे वन से इनकम टैक्स चालू कर सकते हैं। पर मैं अपनी बैच में शुरू के 3 दिन करीबन आपको जनरल प्रिंसिपल्स दूंगा, बेसिक्स बताऊंगा, जो आपको इनकम टैक्स पढ़ने में काम आएंगे, जो आपको कंपनी लॉ पढ़ने में काम आएंगे, जो आपको अदर लॉस पढ़ने में काम आएंगे, जो ओवरऑल लॉ की अंडरस्टैंडिंग में काम आएंगे, जो सीए फाउंडेशन में शायद होना चाहिए था। आई डोंट नो हाउ मच आपने सीए फाउंडेशन में वो चीज पढ़ी होगी, पर वो प्रिंसिपल्स आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे आपको लॉ पढ़ना बहुत आसान हो जाए। तो कोशिश करते हैं, बहुत सारी बातें आप ही को पता होंगी, आप ही से पूछूंगा और अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि लॉ होता क्यों है? लॉ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्ट वैक्ट पढ़ लिया अपन ने, सेक्शन वगैरह होते हैं, ऐसा देख लिया, पर लॉ क्यों होता है? व्हाई डू वी नीड अ लॉ? यस, लेट मी आस्क यू ऑल, कानून की जरूरत है क्या? मतलब कानून की जरूरत ही क्या है, ऐसे ही अपन अच्छे लोग हैं सब,
जरूरत क्या है कानून की? व्हाई डू वी नीड लॉ? अगर लॉ नहीं होगा तो चलेगा ना अभी कि लॉ की जरूरत है? कोई भी सब्जेक्ट में ट्रैफिक के कानून की जरूरत है क्या? क्रिमिनल लॉ की जरूरत है क्या? टैक्स के लॉ की जरूरत है क्या? पार्टनरशिप के लॉ की जरूरत है क्या? कानून की जरूरत है क्या? है क्या जरूरत है? व्हाई डू वी नीड लॉ? यस, वी नीड लॉ ताकि हम लोगों को, चीजों को सिस्टमैटिकली चीजें चलती रहे, एक सिस्टम बन जाए हर चीज का। कि हमको कंपनी बनानी है तो कंपनी बनाने का एक सिस्टम बन जाए, या फर्म बनानी है तो उसको बनाने का एक सिस्टम बन जाए। तो सिस्टम बन जाए, डिसिप्लिन आए लोगों में। ट्रैफिक का कानून नहीं बनाया तो सब अपने हिसाब से चलेंगे। कोई कार आगे की तरफ चलाएगा, कोई पीछे की तरफ चलाएगा, कोई लेफ्ट साइड पे चलाएगा, कोई राइट साइड पे चलाएगा, कोई कहीं भी कार खड़ी कर देगा, बोलेगा कानून तो है नहीं, मैं तो यही करूंगा, क्या कर लोगे? तो द पॉइंट इज, क्या कर लोगे मतलब वो तो अभी भी हो जाता है, पर फिर भी कानून जो है कुछ सिस्टम तो देता है, डिसिप्लिन देता है। इन जनरल लोगों में अंडरस्टैंडिंग है कि कोई भी चीज को कैसे करना। वी नीड टू हैव अ डिसिप्लिन, वी नीड टू हैव अ सिस्टम। दैट इज वन रीजन। फिर किसी ने बताया कि लॉ इसलिए चाहिए ताकि हर चीज का स्टैंडर्डाइजेशन हो सके। जैसे ट्रैफिक का कानून स्टैंडर्डाइजेशन हो गया कि आपको लेफ्ट साइड पे ही गाड़ी चलानी है, आगे की तरफ ही चलानी है, लेन सिस्टम फॉलो करना है, लेफ्ट में मुड़ना है तो इंडिकेटर देना है, राइट में मुड़ना है तो ऐसा करना है, पार्किंग का, तो हर चीज का स्टैंडर्डाइजेशन हो जाए। देन टू अवॉइड डिस्प्यूट्स, किसी भी लोगों में डिस्प्यूट्स हो जाए तो उस डिस्प्यूट्स का निराकरण करने के लिए, सॉल्व करने के लिए उसको वी हैव अ स्टैंडर्ड आंसर। ठीक है, दो लोगों में मान लो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट को लेके डिस्प्यूट हो गया, तो वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो जब हम डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट में जाएंगे, किसी भी जगह पर जाएंगे, फोरम में जाएंगे कोई भी, तो वहां पर वो जो अधिकारी हैं वो उस कानून को देखेंगे और बताएंगे कि कानून के हिसाब से ये डिस्प्यूट इस तरीके से रिजॉल्व होती। तो अगेन स्टैंडर्डाइजेशन है, तो कभी भी डिस्प्यूट्स होंगे तो उसको रिजॉल्व करने के लिए वी नीड टू हैव लॉ। तो एक सिस्टमैटिक चीज होगी, हर चीज का स्टैंडर्डाइजेशन होगा, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करने के लिए वी नीड टू हैव लॉ। एंड व्हाई डू वी नीड लॉ? और कुछ एनी थॉट्स? यूनिफॉर्मिटी, ताकि हर चीज एक जैसी हो, यूनिफॉर्म हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, राइट? सो वी नीड टू हैव लॉ फॉर यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, वी नीड टू हैव लॉ। वी नीड टू हैव लॉ इन फैक्ट टू हैव जस्टिस। ठीक है, वी नीड टू हैव अ लॉ टू हैव जस्टिस। ये शब्द बड़े हैं पर इसको एक सिंपल भाषा में समझो कि देखो अभी दो लोगों में झगड़ा हो गया। अब वो पुराने समय, आज से 500 700 1000 2000 साल पहले अपन सोचे तो पहले लोगों में डिस्प्यूट्स होते ही होंगे। तब तो ऐसे एक्ट नहीं होते थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं होते थे। तो उस जमाने में लोगों में जब झगड़ा होता था तो लोग क्या करते होंगे? तो लोग राजा के दरबार में जाते थे, अकबर के दरबार में चले गए, या और पहले चले जाओ महाभारत के समय तो वो दरबार में चले गए, राजा के समय दोनों ने अपने पक्ष रखे कि साहब मेरे हिसाब से ऐसा होगा, इन्होंने गलत किया। दूसरा व्यक्ति बताता था कि साहब इन्होंने गलत किया, मेरे हिसाब से ऐसा होगा। तो राजा अपने लोगों की मदद से न्याय करते थे। वहां कोई एक्ट नहीं होता था, हमने ऐसा नहीं सुना कि महाभारत में कोई एक्ट देख के रिजॉल्व किया गया, या अकबर ने कोई बीरबल से पूछा उस एक्ट में क्या लिखा है, जाओ देख के आओ। ऐसा नहीं होता था। तो उस जमाने में न्याय होता था डिस्क्रिशन पे, चॉइस पे, मेरी इच्छा। आज मेरा मन कर रहा है, मेरे दरबार में दो लोग आए, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैंने कहा हाथी से इसके कुचलवा दो इसको, इसने गलत किया है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही होता था, अपन ने सुना होगा ये सब। तो उस जमाने में क्या होता था कि न्याय पर्सनल चॉइस होती थी। अब वो न्याय पर्सनल चॉइस ना होके स्टैंडर्डाइज्ड हो गया कि ये चीज में यही सही है, यही गलत है। तो वी नीड टू हैव लॉ टू हैव जस्टिस, ताकि वो जस्टिस हो लोगों के साथ, राजा के डिस्क्रिशन पे ना चले कि जो मर्जी आए वो न्याय कर दिया। तो वी नीड टू हैव लॉ सो दैट एक प्रॉपर सिस्टम रहे,
लोगों में क्लियरिटी रहे कि ये सही है, ये गलत है, दैट इज इट. So that is why we need a law, and we need a law to create deterrent. Deterrent मतलब डर. लोगों में डर होना चाहिए. मेरे को गुस्सा आया, मैंने बंदूक निकाली, गोली मार दी. मैंने कहा किसी कानून में तो लिखा नहीं है गोली मारना बुरी चीज है, कानून है ही नहीं, तो जो मेरी मर्जी में करूं, गुस्सा आया कर दिया, अभी क्या तकलीफ है. ऐसा मेरा कहना है. तो मुझे पहले से पता होना चाहिए कि ऐसा करना एक गुनाह है. इंडियन पेनल कोड में दफा 302 में फांसी की सजा भी हो सकती है. सो लोगों में डर रहेगा. अब मुझे गुस्सा आएगा तो शायद मैं सोचूंगा कि अगर मैंने गोली मार दी, वो मर गया, मुझे फांसी भी हो सकती है. सो वी नीड टू हैव लॉ सो दैट अ डेटरेंट, एक डर लोगों में बना रहे, पहले से लोगों में रोक बनी रहे कि ये गलत है और ये करने पे हमको सजा हो सकती है. तो वी नीड टू हैव लॉ फॉर दिस रीजन ऑल्सो. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ बातें हैं. वी नीड टू हैव लॉ. व्हाई? दीज आर सम रीजंस. ठीक है, ठीक है, लॉ होना चाहिए, अच्छी बात है. लॉ होता भी है, अपन तो पढ़ ही रहे हैं लॉ. अब लॉ किन सब्जेक्ट्स पर होता है? तो बेसिकली लॉ को हम डिवाइड करते हैं दो ब्रॉड ब्रांचेस में, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ में क्या सब्जेक्ट्स होते होंगे आप समझ सकते हो. कोई भी गुनाह किया, किडनैपिंग, मर्डर, है ना, उस तरह के सब्जेक्ट्स होते होंगे. उसमें क्या होगा, जेल वेल होगी, फांसी की सजा होगी, वो सब सब्जेक्ट है. तो वो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से संबंधित नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कॉमर्स से रिलेटेड है. और ये मर्डर वगैरह ये टिपिकल लॉ वाला, वकीलों वाला सब्जेक्ट आ जाता है. तो क्रिमिनल लॉ को तो अपन छोड़ दें. अब सिविल लॉ में भी बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे जिन पे लॉ बनता है. हर चीज पे कानून बनाया जा रहा है, हर चीज पे कानून है. तो बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे जिन पे लॉ होगा. जैसे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाए या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाए, कंपनी कैसे बनाए, तो उसका कानून है कंपनीज एक्ट 2013. पार्टनरशिप फर्म कैसे बनाए, तो उसका कानून है पार्टनरशिप एक्ट 1932. तो देयर आर सम लॉ रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ट्रस्ट कैसे बनाए, तो ट्रस्ट का कानून है इंडियन ट्रस्ट एक्ट. ठीक है. कोई सोसाइटी कैसे बनाए, तो उसका कानून है सोसाइटीज एक्ट. एलएलपी कैसे बनाए, तो एलएलपी एक्ट. तो कोई भी तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाए, उसके क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगे लोगों के, वो सबका कानून होता है. जैसे पार्टनरशिप में आपने पढ़ा ना, पार्टनर के राइट्स, पार्टनर की ड्यूटीज. सो दैट इज व्हाट बेसिकली राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज. एंड ऑर्गेनाइजेशन बनेगा कैसे, खत्म कैसे होगा, ये सब चीजें उस लॉ में रहती होगी. उसके अलावा इसी प्रकार से हो सकता है लॉ रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शंस. तो अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी बेचने का कानून है सेल ऑफ गुड्स एक्ट. उसमें बताया कि मूवेबल प्रॉपर्टी बेचा तो सेलर का क्या राइट है, बायर का क्या राइट है, कब ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंप्लीट. फिर लेट द बायर बी बिवेयर, बायर की जिम्मेदारी है कि वो देखे गुड्स खरीदने से पहले कि सब सही है कि नहीं, और जो भी लेटेंट डिफेक्ट्स है वो तो उसको, ऐसा सब आपने पढ़ा होगा, राइट. दैट इज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ऐसे ही इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने का कानून है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसमें बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को कब ट्रांसफर करेंगे, कैसे ट्रांसफर माना जाएगा, पूरा कानून है. इसी प्रकार से बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. मैं तो जस्ट आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू इट. ट्रैफिक से संबंधित कानून होगा कि ट्रैफिक कैसे होना चाहिए. ठीक है. सिटी डेवलपमेंट से संबंधित कानून होगा, शहर का विकास कैसे होगा. टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कैसे होगी, किस लैंड को एग्रीकल्चर बोलेंगे, किसको नॉन एग्रीकल्चर बोलेंगे, कहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप होगी, कहाँ पे ग्रीन एरिया रहेगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा. तो उसके कई कानून होते होंगे.
वो सब कानून अपने लिए ज्यादा नहीं है, कि अपना सब्जेक्ट अगेन कॉमर्स से रिलेटेड है। अब इन सब कानूनों में से एक कानून होता है, एंड दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। सरकार को चाहिए पैसा, और पैसा कमाने के लिए टैक्स वो लेते हैं। तो टैक्स से संबंधित कानून होते हैं। और टैक्स जो है दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। तो वी हैव अ लॉट ऑफ लॉज, उसमें से एक ब्रांच ऑफ लॉ है टैक्सेशन, और उस ब्रांच में वी हैव डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में से डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल अपन क्लियरली ले सकते हैं, इनकम टैक्स। और भी एग्जांपल है, आई डोंट नो, किसी को पता है इनकम टैक्स के अलावा और कौन से डायरेक्ट टैक्स होते हैं? वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स होता था, अब खत्म हो गया, पर हाँ वेल्थ टैक्स एक उदाहरण है। प्रॉपर्टी टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। फिर उसके अलावा होता है वाटर टैक्स, सीवेज टैक्स, ये सब टैक्सेस होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल एक तो है जीएसटी, वैट, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, किसी ने कहा था वो इनडायरेक्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटी। ठीक है। सर्विस टैक्स होता था एक, सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, एक्साइज। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट टैक्स के। अपने देश में आपको पता होगा, अपने देश में बहुत सारे कानून है, भारत कानूनों का देश है। और अपने देश में बहुत सारे टैक्सेस है, भारत टैक्सेस का देश है। अपने यहाँ 163 टैक्सेस है इन इंडिया। तो आप लोग सब कहीं ना कहीं रोजमर्रा के जीवन में टैक्स देते हो। कभी बाजार से गुड्स खरीदने जाते हो तो बिल में जीएसटी होता है। कभी कुछ और पिक्चर देखने चले गए, किसी जमाने में जाते थे लोग, तो उसमें एंटरटेनमेंट टैक्स होता है। होटल में रुक गए तो लग्जरी टैक्स होता है। 50 तरह के टैक्सेस होते हैं। अपने यहाँ केवल 163 टैक्सेस है, केवल। और अपने कोर्स में सीए इंटर में उन 163 में से केवल दो टैक्सेस हैं। एक है इनकम टैक्स 60 नंबर का, और एक है जीएसटी 40 नंबर। बाकी 161 टैक्सेस का अपने को टेंशन नहीं लेना है सीए इंटर में, वो होते होंगे जो भी है, अपने को चिंता नहीं है। कई लोग ऐसी बातें करते हैं, वन कंट्री वन टैक्स, बाकी सब टैक्स हटाओ, एक ही टैक्स रखो। ऐसा होता नहीं है। मतलब 163 है, 163 को वन कैसे करोगे अभी? ऑब्वियसली वो नहीं होगा, मतलब जेन्युइनली नहीं होगा। पर ठीक है, बातें अच्छी लगती है तो अपन भी कर लेते हैं। वन कंट्री वन टैक्स, ऐसी बातें अच्छी है। एनीवेज, अब देखिए डायरेक्ट टैक्स अपने को पता चल गया कि डायरेक्ट टैक्स अपने कोर्स में सीए इंटर में 60 नंबर का है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अपने कोर्स में सीए इंटर में 40 नंबर। ठीक है ना? 100 नंबर का अपना फोर्थ पेपर इज ऑल अबाउट इट। सीए फाइनल का भी अपन थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि अपना विजन क्लियर होता है कि वो चीज जो सीए इंटर में है पर सीए फाइनल में नहीं है, उसको पढ़ना है पर इतने अच्छे से नहीं पढ़ना है, क्योंकि इंटर में ही पढ़ना है, फाइनल में तो है ही नहीं। तो इंटर में पढ़ लिया, पास हो गए, कहानी खत्म। उस चीज के लिए अपन ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। जैसे फाउंडेशन में आपको था इकोनॉमिक्स, इंटर में नहीं है इकोनॉमिक्स, की है? इंटर में इकोनॉमिक्स नहीं है ना। तो इंटर के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट नाउ, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इकोनॉमिक्स, बिकॉज आपने सीए में उतना ही पढ़ा जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज बेसिकली कि जो सब्जेक्ट आपके सीए फाउंडेशन में हो गए और अब आगे नहीं है, वो खत्म हो गई बात। ऐसी जो सीए इंटर में और आगे नहीं है, वो बात खत्म हो गई। तो लाइक इनकम टैक्स और जीएसटी इंटर में पढ़ रहे हो, क्या फाइनल में है? अगर नहीं है तो फिर अपने को उतना ही पढ़ना है जितना इंटर में, और उसके लिए अपन फिर सीए हो जाएंगे। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। सीए इंटर में डायरेक्ट टैक्स जो है वो 60 नंबर का है, सीए फाइनल में 100 नंबर। सीए इंटर में इनडायरेक्ट टैक्स 60 नंबर का है,
सीए फाइनल में 100 नंबर। तो एक्चुअली जो अभी 100 नंबर का पेपर है आपका, फाइनल में वो 200 नंबर का पेपर हो जाता है। और एक अच्छी बात बताता हूँ, आप ने कभी सुना हो कि सीए एग्जाम्स में दे हैव गॉट अ कंसेप्ट ऑफ इलेक्टिव पेपर। सीए फाइनल में ऐसा होता है कि आपको 5-6 पेपर्स हैं, 5 पेपर्स हैं बेसिकली, उसमें से आपको चॉइस दे दी जाती है कि इन 5 में से एक सब्जेक्ट आप ले लो, चूज कर लो, और वो सब्जेक्ट आप ज्यादा अच्छे से पढ़ लेना विथ मोर क्लियरिटी, ताकि आप उसमें एक्सपर्टाइज ले सको। तो जो 5-6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें बिजनेस के लॉ होते हैं, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट होता है इनकम टैक्स से रिलेटेड एक टॉपिक, इनकम टैक्स का एक छोटा सा हिस्सा, उसको कहते हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो वो 100 नवंबर का होता है। तो एक्चुअली सीए फाइनल में ये 200 की जगह 300 का भी हो सकता है, एट योर चॉइस। तो जो अभी आप 100 का पढ़ रहे हो, इट्स गोइंग टू बी 200 और मे बी 300 मार्क्स इन सीए फाइनल आउट ऑफ 800। तब आप सोच सकते हो कि अपने पूरे सिलेबस में टैक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। इन दी सीए इंटर 100 नंबर का है, इन दी सीए फाइनल एटलीस्ट 200 मार्क्स का है, एंड देन इट इज। तो उससे क्या होता है कि अपन जब सीए इंटर में पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो अप्रोच है वो ऐसा होना चाहिए कि सीए फाइनल में भी, क्योंकि हमें इसे पढ़ना है, तो उसको और बेहतर तरीके से हमको पढ़ना है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अप। नहीं तो सीए फाइनल समझ ही नहीं आएगा। सीए इंटर का अगर आपने टैक्स अच्छे से नहीं पढ़ा, तो सीए फाइनल में आपको प्रॉब्लम आएगी। सो अवर अप्रोच शुड बी कि इसको सीए फाइनल में भी पढ़ना है, उस हिसाब से इसको पढ़ें। अब ठीक है, ये बातें हो गई। और लॉ में इतनी फील्ड्स में से हमारा सब्जेक्ट है टैक्सेशन। टैक्सेशन के सब्जेक्ट में दो है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सो आई कम आउट विथ अनदर क्वेश्चन, व्हाई वी हैव टैक्सेस? व्हाई डू वी हैव टैक्सेस? दैट इज अनदर क्वेश्चन विच वन शुड आस्क। टैक्स की जरूरत ही क्या है अभी? ठीक है, लॉ वो होता है। यस प्लीज। टू रन कंट्री, टैक्स चाहिए देश चलाने के लिए। देश चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। वो बहुत पैसा जो चाहिए कहां से आएगा? टैक्स से आएगा। तो टैक्स, व्हाई डू वी नीड टैक्सेस? टू रन द कंट्री। सरकार को खर्चे करने होते हैं, बहुत सारे खर्चे करने होते हैं, ब्रिज बनाने होते हैं, सड़कें बनानी होती है, डैम बनाने होते हैं, उनको मेंटेन करना होता है, देन मिलिट्री, डिफेंस, हजारों पोर्टफोलियो है, उन सबको मैनेज करना है। पैसे की हर जगह जरूरत है। तो पैसा कहाँ से आएगा? वन ऑफ दी थिंग इज कि टैक्स से आएगा। समबडी सेड टैक्स इज द लाइफ ब्लड ऑफ इकोनॉमी। देश चलाने के लिए जो ब्लड है चाहिए, that blood is basically taxes. So that is one thing. Why do we have taxes? We have taxes because tax are required to run the country. Okay, anything else? For equality, equality, what does it mean? Okay, okay. तो बेसिकली आपने सुना होगा, एक प्रिंसिपल होता है, उसको हम लोग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैनन ऑफ इक्विटी। फाउंडेशन में आपने वो इकोनॉमिक्स था ना, इकोनॉमिक्स फाउंडेशन में, उसमें एडम स्मिथ की थ्योरीज आप पढ़ते होंगे। एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पर एक थ्योरी दी थी, और वो थ्योरी थी अबाउट व्हाई डू वी हैव टैक्सेस। तो उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो उनका कहना था कि वी नीड टू हैव टैक्सेस फॉर कैनन ऑफ इक्विटी। कैनन इज बेसिकली प्रिंसिपल। कैनन को अगर अपन सिंपल भाषा में कहें तो प्रिंसिपल। तो उनका कहना था कि हमको टैक्स इसलिए चाहिए ताकि इक्विटी आ सके। सो एज अ प्रिंसिपल हम चाहते हैं इक्विटी आए। इक्विटी, इक्वालिटी नहीं। इक्विटी से उनका मतलब था
न्याय। इक्विटी जो होता है वो शब्द का हिंदी में मतलब होता है न्याय। उनका कहना था कि न्याय करने के लिए हमको टैक्स चाहिए। अब न्याय कैसे? तो जैसा आपने बतलाया कि अमीरों के पास ज्यादा पैसा है, तो वो जो पैसा अमीरों के पास ज्यादा है, अमीरों से ले लिया जाए और अमीरों से वो पैसा लेकर गरीबों के बेनिफिट में यूज किया जाए। इससे होगा क्या? इससे होगा कि सब बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, सबके पास एक सफिशिएंट पैसा होगा, सबका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा एंड हमारी इकोनॉमी समृद्ध होगी। अमीरी और गरीबी का गैप ज्यादा होगा तो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। सो उनका यह कहना था, टू हैव इक्विटी वी नीड टू हैव टैक्सेस, ताकि अमीरों से पैसा लो और उसे गरीबों के बेनिफिट में यूज करो। आपने इसलिए कई बार सुना होगा कि अमीरों पे बहुत टैक्स लगता है, कई तरह के उन पे टैक्सेस लगते हैं। तो बेसिकली यही होता है कि अमीरों से पैसा लो और उसे गरीबों के बेनिफिट में यूज करो। सो दैट इज अनदर रीजन व्हाई डू वी हैव टैक्सेस। एनीबडी एल्स हैविंग एनी अदर आइडिया why we need taxes? Somebody said that we need to have taxes to do reforms. Now, what does it mean? उनका ये कहना है कि देखिए, होता यह है कि इकोनॉमिक्स और टैक्स एक साथ चलता है। हम डेफिनेटली चाहते हैं कि कई सारे इकोनॉमिक पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की उनको इंप्लीमेंट किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रमोट करने के लिए वो कई सारे चीजें टैक्स के जरिए करते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया कि हमें सड़कें बनानी है, सड़कें बनाना उनकी प्रायोरिटी है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई सब पर इनकम टैक्स लगेगा, पर जो व्यक्ति सड़क बनाने का काम करता है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो देश के लिए अच्छा कर रहा है। तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वो सोचेंगे कि देखो, हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, अपना फैक्ट्री चला रहे हैं, उस पर तो हमको इनकम टैक्स लग जाता है, सड़क बनाने पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सड़क बनाएं, सड़क बनाने पे जो भी कमाएंगे उसमें से हमको गवर्नमेंट को हिस्सा नहीं देना पड़े। तो ये अच्छा है। तो कई इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अंबानी जी, अदानी जी, वो सोच सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और उन्होंने अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चालू किया, टैक्स फ्री वो इनकम कमा रहे हैं। गवर्नमेंट को इससे ये फायदा है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा डाल रहे हैं सड़क बनाने में, देश में सड़कें बढ़िया बनती जा रही है। उनको लगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी बहुत अच्छी चीज है, पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और भविष्य में हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो वी शुड नॉट लीव पॉल्यूशन फॉर देम। सो इसलिए हमारा ये कहना था, ऐसी बातें हुई कि जो भी ग्रीन एनर्जी का काम करता है, सोलर पैनल्स बनाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है, अच्छा कर रहे हैं, इनको प्रमोट करना है। तो उन्होंने कह दिया कैसे प्रमोट करें, सबको इनकम टैक्स लगेगा, जो ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं उनको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो दैट इज हाउ गवर्नमेंट की पॉलिसीज वो टैक्स के जरिए इंप्लीमेंट करते। टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे इकोनॉमिक्स, फाइनेंस सब कुछ एक साथ चलता है अपने सब्जेक्ट में। आज मैं आपको बता रहा हूं टैक्स से इकोनॉमिक्स चलता है साथ में, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती है टैक्स से, कि देखो हमको इसको प्रमोट करना है, इसको एनकरेज करना है, उसके जरिए टैक्स के जरिए किया जाता है। तो व्हाई डू वी हैव टैक्सेस? वन ऑफ द रीजन इज वी हैव टैक्सेस टू हैव रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी। तो कुछ ऐसे दो तीन रीजन अपन ने ढूंढने की कोशिश की कि हमारे यहाँ टैक्सेस क्यों होते हैं। तो देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, इक्वालिटी आपने बोला, मैंने उसको कहा कैनन ऑफ इक्विटी, दैट मींस अमीरों से पैसा लेकर गरीबों के बेनिफिट के लिए यूज करने के लिए टैक्सेशन चाहिए। एंड वी नीड टू हैव टैक्सेस फॉर रिफॉर्म्स, ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट किया जा सके, इसलिए वी नीड टू हैव टैक्सेस। ठीक है, और कोई रीजन व्हाई डू वी हैव टैक्सेस? ओके विथ इट ऑनलाइन ऑल्सो? अब
दैट इज इट। ओके, सो ये हो गया व्हाई डू वी हैव टैक्सेस। अब इंडिया में तो देश चलाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है, बहुत बड़ा देश है, देश चलाने के लिए बहुत पैसा चाहिए। तो इसलिए हमारे पास बहुत टैक्सेस भी हैं, 163 टैक्सेस हैं, और हम करीब करीब 35 लाख करोड़ रुपए टैक्स से कलेक्ट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 35 लाख करोड़ रुपए कम से कम टैक्स से कलेक्ट किए जाते हैं, ह्यूज अमाउंट। तो सरकार को बहुत सारा पैसा मिल जाता है टैक्स के जरिए। अब इसलिए अपने देश में तो टैक्स है, और दुनिया के कई देशों में टैक्सेस हैं, क्योंकि उनको भी अपना देश चलाने के लिए टैक्स चाहिए। पर दुनिया में कुछ ऐसे देश भी होते हैं जहां टैक्स नहीं होता, उन देशों को हम लोग कहते हैं टैक्स हेवन। ऐसे देश जहां पर टैक्स नहीं होता, टैक्स हेवंस। कोई ऐसा देश किसी को पता है कि जहां टैक्स नहीं होता होगा? दुबई। दुबई में टैक्सेस नहीं होते हैं। अभी थोड़ा बहुत जीएसटी वो वैट लेकर आए हैं, बाकी वैसे दुबई में एज सच कोई इनकम टैक्स तो नहीं होता एटलीस्ट। दुबई में आपको पता होगा वैट लेकर आए, अभी वैट लगता है वहां पे 10% वैट लगता है, पहले 5 ही लगता था, अभी 10 कर दिया उसको। 10% वैट लगता है आई थिंक दुबई में। और एनीवेज ऐसा कोई जहाँ कोई टैक्स नहीं होता है, दुबई अपन ने एक एग्जाम्पल लिया, अपन कह सकते हैं वहां टैक्स नहीं होते। और कोई सा देश? मॉरिशियस। मॉरिशियस इज अनदर कंट्री जहां कोई टैक्सेस नहीं होते हैं। कुवैत, कुवैत में कोई टैक्सेस नहीं होते हैं। और आपको पता हो पोर्तुगल जो है, पोर्तुगीज के पास, स्पेन एंड पोर्तुगीज, वहां पर एक कंट्री है, छोटे सा देश है, 33,000 लोगों का, जिब्राल्टर भी सुना आपने, यूरोपियन कंट्री है, तो वहां पे टैक्स नहीं होता है। स्विट्जरलैंड में टैक्स नहीं होता है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स अपन ले सकते हैं। दुनिया में करीब करीब 40 टेरिटरीज हैं जहां टैक्सेस नहीं होते। कोई देश है, कोई छोटा सा एक इंडिपेंडेंट एरिया है जहां पर टैक्स नहीं होता है। अराउंड 40 टेरिटरीज आर देयर जहां पे टैक्स नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ लोग बता रहे हैं और सिंगापुर में टैक्सेस नहीं होते हैं। सिंगापुर में होते हैं बेटा टैक्सेस। सिंगापुर में वी हैव टैक्सेस। कॉरपोरेट्स को थोड़े इंसेंटिव्स हैं वहां पे, कुछ कॉरपोरेट्स को वहां पे टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं, उनको टैक्स नहीं लगता है। इंडिविजुअल्स को टैक्स लगता है, और ऐसा है। और मोनाको, मालदीव्स, बेरमुडा, ऐसे और नाम ले रहे हैं। तो ये भी है, 40 में आ गए ये भी, इन पे टैक्स नहीं लगता। इसले ऑफ मैन है, बहुत सारे हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज देयर आर अ लॉट ऑफ एरियाज जहां पे टैक्सेस नहीं होते। सो वन क्वेश्चन शुड कम आउट कि व्हाई दोज कंट्रीज डोंट इम्पोज टैक्सेस, व्हाई डू दे बिकम टैक्स हेवंस? इंडिया इज नॉट अ टैक्स हेवन। इंडिया में तो टैक्सेस हैं, पर दुनिया के कई देशों में टैक्सेस नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो देश टैक्स नहीं लेते हैं? टैक्स क्यों चाहिए आपने बता दिया, तो वो देश टैक्स नहीं ले रहे, तो क्यों नहीं ले रहे? यस, दे हैव इनफ मनी टू रन कंट्री, दे हैव अ सरप्लस ऑफ मनी टू रन दी कंट्री। अभी जैसे हमने कहा कि इंडिया को टैक्स क्यों चाहिए? इंडिया को टैक्स इसलिए चाहिए क्योंकि देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। उनको देश चलाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है ऑलरेडी। जैसे अभी कुवैत का एग्जांपल लें, कुवैत के पास बहुत पैसा है क्योंकि उनके पास एक ग्लोबल रिसोर्स है, ऑयल। तो ऑयल है उनके पास, उनको पैसे की कमी लगती हो तो ऑयल का प्रोडक्शन कम कर देंगे। ऑयल का प्रोडक्शन कम कर देंगे तो सप्लाई कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी तो ज्यादा कमा लेंगे। दैट इज व्हाट दे डू। अभी पिछले 1-2 साल से यही चल रहा है। आप अगर आप जियो पॉलिटिक्स थोड़ा पढ़ते हो तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। दुनिया भर की जो भी ऑयल कंट्रीज हैं, उन्होंने, तेल बहुत है उनके पास, उनने कहा तेल अभी अभी पूरा क्यों बेचना, अभी कम बेचो। कम बेचोगे तो सप्लाई
कम हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ जाएंगे, आज ज्यादा वसूल लेंगे। शेख साहब है वहां पे, उनको एक कार चाहिए थी, 40 करोड़ की कार थी, और उस पर पूरे डायमंड लगा के 4,000 करोड़ की कार चाहिए थी। उनने सोच लिया, तेल के प्राइस बढ़ा दिए, एक दिन में वो कार अब उनके घर पे आ गई। पैसे की कमी नहीं है कोई, इच्छा होती है इमारत बनाओ बड़ी, बनाना चालू कर दिया, पैसे ही पैसे हैं, देर इज नो स्केयर सिटी, प्रॉब्लम ही नहीं है पैसे की उनको। तो उनको देश चलाने के लिए कोई टैक्स की जरूरत थोड़ी है, वो तो वैसे ही चला लेते हैं, बहुत पैसा है उनके पास, तो दे आर इन सरप्लस। दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो इस तरह के रिसोर्सेस को कंट्रोल करते हैं, कोई ऑयल रिसोर्सेस को कंट्रोल करता है, कोई कोल रिसोर्सेस को कंट्रोल करता है, कोई डायमंड को कंट्रोल करता है। तो इन रिसोर्सेस को कंट्रोल करके वो अपना देश चला लेते हैं, और उनको टैक्सेस की बहुत जरूरत नहीं होती। ठीक है, एंड एनी अदर रीजन व्हाई डू वी हैव टैक्सेस? तो सम पीपल आर सेइंग ऑनलाइन, आई डोंट नो, यू हैव हर्ड ऑफ इट, अपन बात करते हैं। तो इसलिए लोग टैक्स हटा देते हैं टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वो देश जो डेवलप होना चाहते हैं, डेवलपिंग हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, या अदरवाइज और ग्रो करना चाहते हैं, वो देश टैक्स हेवन बन जाते हैं, इसलिए ताकि उनके देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ पाए। एंड लेट मी टॉक अबाउट इट। इसके दो तीन क्लासिकल एग्जाम्पल अगर हम देखें पिछले 50 साल के इतिहास में, तो पहला एग्जाम्पल है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यूरोप में है और बड़ा ही अंडर डेवलप्ड सा था, बड़ा वर्ल्ड वॉर्स और उसमें परेशानी में थे वो। अब स्विट्जरलैंड को उनको डेवलप करना है, क्लाइमेट इज अनफेवरेबल, कभी एकदम से बर्फ हो जाती है, एकदम से बारिश आ जाती है, अनफेवरेबल वेदर है, उनको स्विट्जरलैंड को डेवलप करना था। क्या करें? तो उन्होंने ये किया कि हम बैंक खोलते हैं, ऐसी बैंक जहां पे दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपना पैसा रख सकता है। जो भी व्यक्ति काला धन कमाता है वो बेचारा बैंक में नहीं रख पाता, अच्छा व्यक्ति है वो, मेहनत करता है, पैसा कमाता है, ठीक है, वो गलत काम करता होगा, कुछ चोरी वगैरह करता होगा, तो बाकी लोग कौन सा ईमानदार है? तो उनकी फिलॉसफी ये थी, उनने कहा नहीं, इस व्यक्ति को अपने को मदद करना है, तो आप आओ हमारे देश में, स्वागत है आपका, हमारी बैंक में पैसा जमा करो। बैंक में जब पैसा जमा करोगे तो आपको फायदे मिलेंगे। पहला फायदा कि हम आपको ब्याज देंगे, ब्याज देंगे, थोड़ा सा ही देंगे, जितना भी देंगे ले लेना। दूसरा, ये ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स फ्री। इंडिया में बैंक में पैसा जमा करके ब्याज कमाओ, टैक्स लग जाता है, वहां नहीं लगेगा, मजे से कमाओ, नो टैक्सेस। तीसरा फायदा, आपके अकाउंट में जो भी पैसा जमा है उसकी जानकारी हम किसी को नहीं दें, प्राइवेसी, सीक्रेसी कहते हैं उसको, बैंकिंग सीक्रेसी का कानून बना दिया उन्होंने, बैंकिंग सीक्रेसी कोड, बैंकिंग सीक्रेसी कोड। इसमें लिखा हुआ है कि कोई हमारी बैंक में आएगा, बैंक मैनेजर के सिर पे बंदूक रख के भी वो बोलेगा कि बताओ कि किस किस का पैसा जमा है, तो भी बैंक मैनेजर नहीं बताएगा, इतना फॉलो करते हैं वहां पे वो लोग। तो उनका बेसिकली ये कहना है कि वी विल हैव एन एब्सोल्यूट सीक्रेसी, आपके बैंक में कितना पैसा है, कहां से आया, किसका है, हम किसी को नहीं बताएंगे। आपका अकाउंट एक नंबर से डिनोटेड है, बस आप आओ, वो नंबर बताओ, पैसा निकाल के लीजिए, दैट इज इट। एक कोड, पासवर्ड टाइप का एक कोड है, पासवर्ड से यू कैन ऑपरेट योर अकाउंट, तो बहुत ही सीक्रेट सिस्टम रहेगा, और ये स्विट्जरलैंड ने लागू कर दिया। इससे क्या हुआ कि दुनिया भर का जो करप्शन का, टेररिस्ट का, सबका पैसा है वो स्विस बैंक में पार्क हो गया, उनको बहुत सारा पैसा मिल गया। ये पैसे से उन्होंने क्या किया, बैंक क्या करती है, जो पैसा आता है उसको लोन देती है, बाजार में लोन देती है, इंडस्ट्रीज को फाइनेंस किया, तो ये पैसा इंडस्ट्रीज को मिल गया स्विट्जरलैंड में, जिससे इंडस्ट्रीज ने प्रोडक्ट्स बनाए, गुड्स बनाए, अच्छे परफ्यूम्स बनाए, वॉचेस बनाई,
सड़कें बनाई, जो भी किया उन्होंने, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रीज के पास पैसा आया तो इंडस्ट्रीज के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों के पास पैसा आया, लोगों के पास पैसा आया तो परचेजिंग पावर आई, खर्च कर पाए, वो खर्च कर पाए तो फिर डिमांड आई, चीजों की डिमांड आई तो और इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, और इंडस्ट्रीज डेवलप हुई, और एम्प्लॉयमेंट मिला, और परचेजिंग पावर, तो इकोनॉमिक साइकिल उनकी चल गई, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद खत्म हो गई थी, वो इकोनॉमिक साइकिल उनकी बहुत अच्छे से चल गई जस्ट बाय दिस। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि कंट्रीज टैक्स हेवन क्यों बनती है। उनका ये कहना था कि हम टैक्स हेवन इसलिए बने ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर सके। हम टैक्स फ्री इनकम, मतलब स्विट्जरलैंड में टैक्स नहीं लेते ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड में आए। हालांकि वहां पे एक एंगल और था कि बैंक वाला वो सीक्रेसी वाला, प्राइवेसी वाला एंगल और था। स्विट्जरलैंड के बाद ऐसे ही क्लासिकल एग्जांपल है चाइना। चाइना में आज से 35-40 साल पहले आपको पता होगा इंडिया और चाइना की जीडीपी एट पार थी। समवेयर इन 1970s इंडिया की जीडीपी जितनी थी उतनी चाइना की जीडीपी थी। आज उनकी 5 गुना ज्यादा जीडीपी। तो फिनोमिनली दे हैव ग्रोन एंड दैट इज गुड। आई मीन वी शुड नॉट से गुड और बैड, मेरे हिसाब से तो जो ग्रोथ है वो अच्छी है। अब हाउ चाइना डेवलप्ड, तो चाइना ने कैसे डेवलप किया? उन्होंने कहा कि जो चाइना है उसका ये जो एरिया है, इंडिया यहाँ पे कहीं आता है, थोड़ा मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ, तो ये जो एरिया है ये चाइना का साउथ सी एरिया है। यहाँ पे समुद्र है और यहीं से एक्सपोर्ट बहुत सारा हो सकता है, इंपोर्ट बहुत सारा हो सकता है। तो ये एरिया में हम टैक्स हेवन बना देते हैं बाय क्रिएटिंग सर्टन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। तो यहाँ पर जो भी शहर अपन नाम सुनते हैं, अच्छे शहरों के नाम सुनते हैं, जैसे वुहान है, अच्छे शहर हैं वहाँ के, अच्छे मतलब बिजनेस के हिसाब से अच्छे होंगे, बाकी नहीं पता। तो वुहान है, ग्वांगजो है, शंघाई है, वो सब यहीं आते हैं। तो ये एरिया में उनका ये कहना था बेसिकली कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेंगे? टैक्स हेवन। हमारे देश की इकोनॉमी स्थिर हो गई है, स्टेगनेंट हो गई है, अब नया कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, जीडीपी 1% 2% ऐसी ग्रो हो रही है, इट इज नथिंग। जीडीपी ग्रोथ खत्म सा हो गया है, इकोनॉमी स्टेगनेंट हो गई। तो अब हमको अगर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो उसका एक ही तरीका है कि हमारे पास फ्रेश फॉरेन से पैसा है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट है। कि देश में जितना पैसा है वो तो सब लग गया और अभी कोई पैसा आ नहीं रहा है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। तो चाइना ने यह कहा कि हम एसईजेड बनाते हैं, वहां पे वर्ल्ड क्लास आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, बढ़िया सड़कें, हेलीपैड देंगे, शिपिंग पोर्ट देंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी कर सकते हो। दुनिया का 70-80% एक्सपोर्ट जो है इसी एरिया से जाता है, जो साउथ सी चाइना एरिया है वहां से 70% एक्सपोर्ट जाता है। वो एरिया हमारे पास अवेलेबल, चाइना के पास। तो आप आओ हमारे देश में इंडस्ट्री सेटअप करो। फॉरेन कंपनीज को उन्होंने एनकरेज किया, और सबसे बड़ा एनकरेजमेंट कि आप आओ हमारे देश में, बहुत सरप्लस में लोग हैं, लेबर आपको मिल जाएगा बहुत सारा, प्लस हम आपको टैक्स भी नहीं लेंगे। तो वहां की कंपनी से आईबीएम, उस जमाने में जो कंपनीज होती थी उसके नाम ले रहा हूं, आईबीएम। आईबीएम ने सोचा अच्छा यूएस में हम कमाते हैं तो हमको 40% इनकम टैक्स लगता है, चाइना में हम कमाएंगे तो हमको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। यूएस में जो हम बनाते हैं कंप्यूटर वो भी तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और चाइना, इंडिया, एशिया सभी जगह जाता है। और वही गुड्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग इन यूएस हम चाइना में बना दें, वहां से एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको, वहां से तो और पास पड़ जाएगा एशियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि एक फैक्ट्री चाइना में डाल दें, ये फैक्ट्री चाइना में होगी, वहीं पर मैन्युफैक्चर हो जाएगा, सस्ता लेबर भी मिल जाएगा,
और एक्सपोर्ट करके सस्ती ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में उन देशों में एक्सपोर्ट कर देंगे, प्लस टैक्स भी नहीं लगेगा जो प्रॉफिट कमाएंगे। तो आईबीएम जैसी हजारों कंपनीज, उन्होंने अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर दिया टू चाइना। कुछ प्रोडक्शन यूएस में कर लेते थे, कुछ चाइना में कर लेते थे। फिर उन्होंने कंपेयर किया तो यूएस वाला महंगा पड़ा, तो यूएस में फैक्ट्री बंद, अब चाइना में ही चलाएंगे। ऐसा हुआ, बहुत सारी कंपनीज चाइना में शिफ्ट हो गई। चाइना को उससे क्या फायदा हुआ? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। ये जो कंपनीज आती थी, ये प्रोडक्शन चाइना में करती थी पर एक्सपोर्ट कर देती थी। चाइना में लोगों की इतनी परचेजिंग पावर नहीं थी। अभी जैसे मोबाइल की बात करें, उस जमाने में आईफोन खरीदने का चाइना के लोगों के पास पैसा नहीं था, तो जो भी बनता था वो मैन्युफैक्चर होके एक्सपोर्ट हो जाता था, उससे चाइना को फॉरेन करेंसी मिलती, प्लस चाइना के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। कंपनी ने कम पैसे दिए पर चाइना के हिसाब से तो ज्यादा दे दिए, ठीक है, डॉलर कन्वर्जन रेट में तो उनको ज्यादा पैसे मिल गए। उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, परचेजिंग पावर आई, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में जाने लगे, स्कूल्स की डिमांड आई, स्कूल बनने लग गए। शॉपिंग मॉल में कई डिमांड आई प्रोडक्ट्स की, वो सब प्रोडक्ट आ गए। सो डिमांड आई, परचेजिंग पावर बढ़ी, परचेजिंग पावर बढ़ी तो और इंडस्ट्रीज आई, और इंडस्ट्रीज आई, एंड और एम्प्लॉयमेंट, एंड इकोनॉमिक साइकिल वेंट ऑन। दैट इज हाउ द चाइनीज इकोनॉमी ग्रीव। इंडिया में भी वी हैव द कंसेप्ट ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो टू दैट एक्सटेंट हम भी एक टैक्स हेवन है। यहाँ पे हम भी कहते हैं कि हम टैक्स नहीं लेंगे, आप एसईजेड में बिजनेस करो। अब हम लोग कहते हैं तो करते समय थोड़ा कुछ और कर देते हैं। तो बाकी हम भी कोशिश यही करते हैं कि हम भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करें। तो एनीवेज, सो कई देश ऐसे हैं जो टैक्स हेवन क्यों बनते हैं? वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज दे आर इन सरप्लस, को पैसे की जरूरत नहीं है। एंड सेकेंड रीजन इज टू एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये छोटी सी बातें आज मैंने बताई। मैंने आपको बताया कि आने वाले 2-3 दिन मैं बेसिक्स पर बात करूंगा, लॉ की बात करूंगा। अभी तो मैंने टैक्स रिलेटेड इकोनॉमिक्स की ज्यादा बात की, कल मैं लॉ के बारे में बात करूंगा कि लॉ क्या होता है, कैसे बनता है, सेटअप कैसे होता है, थोड़ी उसकी बात ज्यादा करूंगा। और फिर एक आध दिन बाद वी विल गो इनटू द सब्जेक्ट ऑफ टैक्स। थैंक यू वेरी मच।